मॉर्निंग, कैसे हो सभी? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? वोकेबलरी कैसी चल रही है ये मुझे बताओ पहले। वोकेबलरी कर रहे हो ना आप लोग? तो चलो फिर से एक बार एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर्स का प्रैक्टिस में करवाने जा रही हूँ आपको। एक्सप्लेनेशन क्या है उसका ये तो चलो ठीक है, ये आप लोग को पता ही होता है, लेकिन हाउ टू अप्रोच, ओके, आपको अप्रोच कैसे करना है पेपर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है और ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। देखो वो 1 घंटा जो आपका पेपर है, जैसे ये का पेपर था आपका 1 घंटे का, वो आप वहाँ पे कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपका दिमाग कैसे चल रहा है ना, इस पे बहुत डिपेंड करता है। तो अप्रोच कैसे करना है, कई बार आप देखते हो कि बहुत नॉलेज होने के बाद भी पेपर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अप्रोच गलत होती है उनकी। तो हमें एक राइट अप्रोच के साथ ये क्वेश्चन पेपर करना कैसे है ये देख। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रिया वॉशेस हर क्लॉथ्स इन द इवनिंग। इसको आपको पैसिव वॉइस में बताना है कि करेक्ट क्या होगा। तो देखो जैसे ही आप यहाँ पे वॉशेस देखते हो ना, ओके, जैसे ही ये देखते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि आपको आर को ढूंढना है, कहीं है क्या। अब देखो यहाँ वॉज है, गलत। इज है, इस तो होगा ही नहीं, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्लोथ्स जो है ये सब्जेक्ट बनेगा। ओके, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो कोई भी क्लॉथ्स है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए। क्लियर? इसीलिए मैंने आपको बोला कि वॉसेस देख रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखना शुरू करो ये वर्ब के अकॉर्डिंग आर को है क्या। तो क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय प्रिया इन द इवनिंग, यहाँ तो और है, ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो आपका क्या था, थर्ड वन जो था वो करेक्ट आंसर। करेक्ट। नेक्स्ट वन, select the option that contains a grammatical error in the underlying portion. It would be impossible for them to continue living in this world if each of them knew exactly what fate had it stored for them. ये क्या आपको क्या अटपटा सा क्या लग रहा है इसमें कि और एरर कहाँ लग रहा है आपको? तो देखो, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड, यहाँ तक तो सही है। इफ ईच ऑफ देम न्यू एग्जैक्टली व्हाट फेट हैड, ये तो यहाँ पे इट क्या कर रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो आपका एरर वाला पार्ट कौन सा है, ये तो उसमें फर्स्ट में लगा रखा है, नहीं है, इस ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपका जो है फोर्थ वन जो कि इसमें एरर था, एग्जैक्टली व्हाट फेट हैड इट, जो यहाँ पे लिखा है ये नहीं आना चाहिए था, इसमें कई एरर हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। आगे वो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स टू एडमिनिस्टर एन मेडिसिन टू द पेशेंट। अब बताओ, एडमिनिस्टर एन ऑफिशियल मेडिसिन, ऑफिशियल मेडिसिन क्या होती है? ऐसा तो कुछ नहीं होता। इमिनेंट, जो इमिडिएंट आप कहते हो ना, इम्पोर्टेंट या जो बहुत फेमस होता है, वो प्रख्यात सुने हो ना हिंदी में, वो होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जो मेडिसिन बहुत फेमस है आपको डॉक्टर वो रिकमेंड करेंगे, नो बिल्कुल नहीं, जो आपके हेल्थ को चाहिए वो रिकमेंड। तो आप बताओ यहाँ पे कि इंसाइटफुल भी नहीं होगा। अब आपका बचा एक अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कई बार आपके जैसे देखते हो ना, बोलते हो कि ये कॉम्पोजिशन नहीं है, दूसरी कॉम्पोजिशन की दे दूं क्या, तो वो चलती है मेडिसिन। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन टू द पेशेंट, ये करेक्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। A piece of living tissue or plant that is transplanted surgically. अब बताओ, तो यहाँ जो होगा ना, ये आपका सही आंसर है ग्राफ्ट। देखो एक गरमेट जो है ये पेटू के सेंस में आता है, ये काफी बारीक पूछा गया है आपको, तो ये भी ध्यान रखना है आपको।
ठीक है। नेक्स्ट, select the correct active form of the given sentences. The clothes will be delivered by the shop on Monday. अब यहाँ पे एक्टिव फॉर्म आपको ढूंढना है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट ढूंढो आप। द क्लॉथ्स विल बी डिलीवर्ड, ये जो है द शॉप आपका सब्जेक्ट होगा। अब जब आपका ये विल बी से बना है, ये विल बी है यहाँ पे, तो इसके साथ विल आएगा ना, तो क्या होगा, द शॉप विल। पहले तो आपको विल वाला देखना है। अब इसमें विल भी है, ये खुद ही एलिमिनेट हो गया। वुड भी है, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे वुड है, ये भी एलिमिनेट हो। बचा कौन सा, एक ही बचा ना आपका। उतना देखने की जरूरत ही नहीं था। एक आप अगर विल समझ गए कि विल आना चाहिए था यहाँ पे, तो आप एक बार में ऑप्शन देखो और करेक्ट करो। नेक्स्ट, select the most appropriate antonym of the underlined word. A failure to carry hall ticket to the exam is considered as a trivial issue. अब आपको एंटोनिम बताना है। यहाँ पर ट्रिवियल होता है, आपको जो होता है वो मामूली सा, तुच्छ, वो आपका ट्रिवियल सेंस देता है। जैसे मामूली, मामूली का एक और सिनोनिम आप बोल सकते हो बैनर, या आप बोल सकते हो ये, इसको हिंदी में तुच्छ। ओके, तो अब बताओ कि एंटोनिम इसका क्या होगा। अंडररेटेड नहीं। अब जो अब ट्रिवियल है, मामूली है, तो उसको तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पोर्टेंट टाइप कुछ होना चाहिए ना एंटोनिम्स। तो अंडररेटेड तो होगा ही नहीं, प्रॉब्लमेटिक भी नहीं होगा, काइंड तो कहीं कहीं दूर दूर से कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं। तो आपका एक बचा सीरियस, ये है आपका करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। अब ये बताओ कि इसमें एक, सॉरी मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना भूल गई। यहाँ पे एक बात मुझे बताओ कि क्लॉथ, क्लॉथ और क्लॉथ में क्या फर्क है। ई वाला, ये बात, इसमें क्या फर्क है। तो देखो, कई बार पूछ देते हैं, यहीं पे अगर आपका ऐसे करके दे देते हैं तो मीनिंग अलग हो जाती है। क्लॉथ जो है वो आपका अनस्टिच्ड, अनस्टिच्ड जो होता है ना, वो है आपका क्लॉथ। बट और जो ये स्टिच्ड होता है ना, ये है आपका क्लॉथ, ई वाला। और अनस्टिच्ड जो होता है वो होता है आपका क्लॉथ। अगर देखो ध्यान में ना रहे तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि अब कुछ भी चीज स्टिच होगी तो ऑब्वियसली ना उसमें धागा एडिशनल ऐड होगा और भी कई सारे काम होंगे। तो आप जैसे इसमें ई, एक ई जो है वो एडिशनल आया है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि ई वाला एडिशनल वाला जो होता है ना, वो सिले हुए कपड़ों को बोला जाता है, स्टिच्ड क्लॉथ। ओके, गॉट इट। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये आपका जम्बल्ड ऑर्डर में पैराग्राफ है, इसको अरेंज करना है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। A panther is reported to have broken into a house yesterday in search of food and shelter. The तो मैंने बार बार बताया है कि जम्बल्ड ऑर्डर में सेंटेंसेस है, तो क्या हुआ, आपको पढ़ना है एक बार पूरा, आपको करेंटली एक बार पढ़ना है, तब जाके आपको सीट आप पता चलेगा कि बात किसकी हो रही है, एक्चुअल में किसकी कहानी है। ओके, नेक्स्ट। द विलेजर्स heard his cries and ran to the house, but the scared animal had run away through the window by then. It secretly lost into a room where a young man named Johnny was sleeping, who suddenly woke up and realized that the beast was roaming around his bed. Just as the panther was about to leap on him, he swiftly shot out of bed and hid in a closet. Okay, अब बताओ क्या होगा यहाँ पे।
अब बात हो रही है कि उस पैंथर की जो कि घर में घुसा, उसकी उसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है आपकी। तो सबसे पहले तो आपका ये सेंटेंस आना चाहिए ना, जिसकी बात हो रही है उसकी बात पहले करोगे तभी तो उसके बारे में और एडिशनल जानकारी दोगे आप। तो पैंथर इज रिपोर्टिंग टू हैव ब्रोकन इनटू अ हाउस यस्टरडे। ए वाला पहले आना चाहिए आपका। अब एनिमल के लिए जो है आपका क्या यूज होता है, इट। ओके। अब इसके डायरेक्ट वर्ड विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज एंड रैन टू द हाउस, कहना सही नहीं, पहले इसकी सारी इंफॉर्मेशन दो ना तुम। तो इट सीक्रेटली स्लॉज इन द रूम वेयर अ यंग मैन नेम जॉनी वाज स्लीपिंग, ये आपका करेक्ट है। अब आप उसके बाद बोलोगे कि क्या होना चाहिए, तो उसके बाद देखो फिर से पेंथर की ही के बारे में बात हो रही है। जस्ट एज द पेंथर वाज अबाउट टू लीप ऑन हिम, क्योंकि पहले तो जॉनी की बात हुई, अब उसके साथ क्या हुआ उसकी बात हो रही है, तो डी आया। ओके। अब ये जब हो गया तो अब विलेजर्स को है जो है रोने की चिल्लाने की आवाज आई। तो ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होगी तभी तो, कि शुरू में बिना कुछ हुए आवाज सुनाई आ जाएगी, बताओ, नहीं ना। तो आपका क्या था, 1 2 3 एंड 4, ये था आपका मीनिंगफुल ऑर्डर सेंटेंस। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते फिर। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे जो है पियर्सिंग बाय स्लिक एज, तो देखो यहाँ जो है आपका स्लिक मतलब क्या होता है, ये भी पूछा हुआ कोई वोकेबलरी है आपका। ये जो चमकीनी कहते हैं ना, चिकनी, वो है आपका स्लिक। और पियर्सिंग तो वो छेदना कहते हो ना, जैसे कहते हो नोज पियर्सिंग करानी है, ईयर पियर्सिंग करानी है, वैसे। तो इसका स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग ये होगी PIERCING, PIERCING। ओके। नेक्स्ट, select the most appropriate option to fill in the blank. If you try to do something every day, you will dash progress. अब कुछ ट्राई कर रहे हो तो होल्ड तो होगा नहीं आपको प्रोग्रेस। अगर आप डेली कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भले ही स्लो प्रोग्रेस दिखे लेकिन दिखेगी जरूर, इसलिए होल्ड तो बिल्कुल ही कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। अब आपका गेट है, मेक है, और बचा कैच। तो कैच भी नहीं होगा, यू विल कैच प्रोग्रेस, बॉल है क्या कैच करोगे, नो। तो आपका जो है मामला आ रहा है गेट एंड मेक के बीच। पर जिस किसी ने भी वर्ब टॉपिक अच्छे से किया है, पॉजिटिव वर्ब को पढ़ा है, तो ये सेंटेंस देखते यूं बना डालते। ओके। चलो देखते हैं कैसे बना देते। तो देखो आपका पॉजिटिव वर्ब जो होता है ना, पॉजिटिव वर्ब मेक एंड गेट, जो कहते हैं ना पॉजिटिव मतलब आप नहीं कर रहे हो, किसी और से करवा रहे। ओके। मैं अपने छोटे भाई को रुलाता हूँ या पीटता हूँ, क्या बनाओगे सेंटेंस, बताओ, ये बनाओगे ना। आई मेक माई यंगर ब्रदर क्राई। ठीक है, ठीक है ना। अगर आप यही बोलते हो कि मैं बाल कटवाता हूँ, तो फिर क्या बोलोगे बताओ। नॉर्मली आप बोलते क्या हो ना, एक बार उस पर भी ध्यान दिया करो, ठीक है। तो आप बोलते हो ना, आई गेट माई हेयर कट, जैसे मैं रविवार को बाल कटाता हूँ ऑन संडे। आई गेट माई हेयर कट आई गेट माई हेयर कट ऑन संडे।
तो देखो आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे गेट क्यों है, यहाँ मेक क्यों नहीं आया। तो आप जब मेक बोलते हो ना, तो वहां पे जो जैसे कि आप काम कर रहे हो और जो आपसे करवा रहा है वो दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे आप हेयर कट की बात कर रहे हो तो आप अपनी बात तो कर रहे हो, पर जिससे करवा रहे हो उसकी बातें नहीं हो रही है। यहाँ पे डायरेक्ट बातें नहीं हो रही है, वो कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे गेट आया और यहाँ मेक आया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो और उसका छोटा भाई बिल्कुल आमने सामने हैं, जिनकी बातें हो रही है। आप यहाँ पे बताओ, कहीं बताया है कि कौन से किससे वो हेयर कट लिया है? कहीं पे है? कहीं नहीं है। एक तो ये होगी आपकी। दूसरी जो है, आप जब भी देखोगे कि गेट के बाद हमेशा आप ये स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे गेट है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा देखोगे। ओके, जब ये पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है तब। ओके, और मेक के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखोगे। एक बात ध्यान रखना, मैं ये बोल रही हूँ पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है तब। ओके, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो अब आप बता सकते हो, अगर इतना अवेयर हो आप कॉन्सेप्ट से, तो ये देखते के साथ आप बता नहीं देते कि इसमें क्या होगा। इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल मेक प्रोग्रेस। ओके, मेक प्रोग्रेस। यहाँ आपकी और आपके प्रोग्रेस की बात हो रही है। ओके, गॉट इट? अरे चलो, ये नहीं समझ आया आपको, अगर ये ध्यान में है आपको कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो देखो प्रोग्रेस आ रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसके पहले क्या आना चाहिए? मेक। अभी तो समझ आ गया ना? वो ग्रामर पढ़ो कॉन्सेप्ट के साथ, मेरी क्लासेस अटेंड करो। ओके, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो मेरी क्लासेस करो, किसी की भी करो, लेकिन अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे। ये रटना नहीं है कि ये आया है तो याद रख लो आप। यहाँ मेक सुटेबल लगता है, देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, नो, इस पे आपका काम नहीं चल रहा है। आपको कॉन्सेप्ट के साथ पेपर करना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट होता है मतलब केपेबल, आप कह सकते हो। जैसे आपके कभी किसी चीज में उस एबिलिटी है उसके अंदर, करने की क्षमता है उसके अंदर, तो कॉम्पिटेंट वो होता है। तो अब आप देखो, कॉम्प्लेक्स तो होगा नहीं, पुअर, नो। अब बिगिनर ये भी नहीं होगा, तो बचा आपका क्या? केपेबल। ये आपका करेक्ट आंसर। ये सब देखो सीधी सीधी इन्होंने डाल रखा है, बहुत ही इजी वोकेबलरी है। अगर थोड़ा भी इंग्लिश का आप थोड़ी भी रीडिंग वगैरह कर रहे हो तो आराम से निकालोगे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन विल एंड वो। आप बताओ इसमें क्या होगा? इन सैड एंड gloomy days, in the happiness and good days, good times, in prosperity and adversity, in despair and failure। तो देखो, ये सैड और ग्लूमी ये दोनों एक ही सेंस देते हैं उदासी का। हैप्पीनेस एंड गुड टाइम्स ये भी दोनों एक ही सेंस रखते हैं। अब गुड टाइम आपके होंगे तभी तो हैप्पी होगे, सैड टाइम में मैंने तो किसी को हैप्पी होते नहीं देखा है। होंगे कुछ महान जो अपने बुरे वक्त में भी हैप्पी रहते हैं। ठीक है, इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। चलो इसको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करते हो, नेक्स्ट देखते हो। इन डिस्पेयर एंड फेल्योर, ये भी होता है आपका उदासी, फेल्योर, तो दोनों एक ही नेचर के वर्ड हो गए ना। तो देखो ये जो आपका इडियम है, इसका मतलब होता है कि आप उस पोजीशन में होते हो जो मतलब सुख मतलब खुशी और दुख एक साथ वाले पोजीशन आप कह सकते हो। ठीक है, तो इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि, जो आप खुशहाल कहते हो ना, प्रॉस्पेरिटी खुशहाल, एंड एडवर्सिटी शत्रुता।
ठीक है, बुरे दिन, कठिनाई, तो ये दोनों अपोजिट हुए, तो ये आपका करेक्ट है। गुड, ये आपका करेक्ट है। ये मतलब एक सुखी एंड दुखी दोनों एक साथ जब स्टेट आए तो ये आपका इडियम्स का, इस इडियम का मतलब ये है। और देखो इतना नहीं समझ आया ना, अगर थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि चलो थोड़ा रिस्क लेके इसमें से तुक्का मारते हैं, अगर चाह रहे हो तो मत करना ऐसा, ठीक है। कि चाह रहे हो तो देखो थोड़ा सा, अगर आपको मीनिंग पता है, ग्लूमी, हैप्पीनेस, गुड डेज, डिस्पेयर एंड फेल्यूर, आपको इस इडियम का मतलब नहीं पता है, तो आप कर सकते हो कि ये तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं एक जैसे कर लग रहे हैं, ये दोनों एक ही जैसा दे रहा है, तो ये सबसे अलग है। तो दिमाग लगा के आप कर सकते थे इसको अप्रोच। आगे बढ़े। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड synonym ऑफ द गिवन वर्ड। अनाउंस, अनाउंस क्या होगा? डिनाउंस मतलब तो होता है निंदा करना, किसी को नीचे दिखाना, ये सीक्रेट तो रहस्य, हाइड छुपाना। अब बच गए अनाउंस, कुछ कर रहे हो तो एडवर्टाइज कर रहे हो अपने उसको, ओके। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। Rearrange the parts of sentence in correct order. While physical movement, अब देखो यहाँ मूवमेंट आया है तो आपको आपका क्या आना चाहिए? While physical movement activities, नहीं। While physical movement is important for children, ये कुछ सही लग रहा है, आगे देखते हैं। While physical movement the part of teachers and students, यहाँ पे कहीं पे मुझे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमा वगैरह कुछ दिया हुआ है? ऐसा नहीं है, तो डायरेक्ट आप कैसे इसके साथ लिख सकते हो? फिजिकल मूवमेंट द पार्ट ऑफ नहीं लिख सकते। आगे अगर मूवमेंट यहाँ भी है, मूवमेंट यहाँ भी है, दो बार मूवमेंट होगा क्या? नहीं, सारे ही सेंटेंस छटते गए हैं, आपका बस एक ये जो है ये आपके कॉन्टेक्स्ट में लग रहा है। तो वाइल फिजिकल मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन or learning, the part of teachers movement, no, all learning activities may not require physical movement, क्योंकि एक बार देखो ये वर्ड साथ में यूज हो चुका है, तो आपको पिक करना है कि चलो फिजिकल है तो उसके बाद मूवमेंट ज्यादा सही है, क्योंकि बात तो उसी की हो रही है, समझ गए? तो इसके बाद ये ऑन द पार्ट्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वाला जो आर्ट है वो आपका लास्ट में हुआ, तो आपका क्या बन गया? क्यू पी और एस और आर। तो क्यू पी एस आर किस में है? फोर्थ में, क्यू पी एस आर, ये सही है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अ ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसके अंदर तो बोलो ना, नोविस कह सकते हो आप, एक नोविस है, नया। एक डिलेंटेंट भी आता है आपका वर्ड इसके लिए, जो इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं अपने फील्ड में, ओके। तो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। He said that something might be missing in there. इसमें जो है आपका select the correct direct form of the given sentence बताना है, तो इसका क्या होगा? He said something might be, अब might be देख के ही आपको समझना जाना चाहिए कि यहाँ पे may be होगा, ओके। क्योंकि आपको डायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है, तो मे बी है, तो इसका फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में माइट बी हुआ है। अब आप मे बी ढूंढना चालू करो कि भाई मे बी किस में है, स्टार्ट करो मे बी देखना। मे बी देखो इसमें भी है, शायद टू भी है इसमें, गलत। कुड भी है, गलत। इज बीन है, गलत। कौन बचा आपका? इकलौता आंसर यही है, बताओ इजी है कि नहीं, है ना? चलो, select the sentences that contains no spelling errors.
नो स्पेलिंग एरर्स। अब इसको तो पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा। माई कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड स्टिल फील दैट देयर वॉइसेस एंड पोजिशन हैज बीन disenfranchised। तो देखो इसमें क्या है एरर, क्या था आपका? सेलेक्ट 16 करवा रही हूँ ना मैं आपको, कि आपको क्या बताना है कि जिस वैसे सेंटेंस आपको पिक करना है जिसमें कोई भी एरर नहीं है। तो डिसइनफ्रेंचाइज्ड जो है यहाँ पे, many communities in the world still feel that their voices and position has been disenfranchised। तो यहाँ जो है 2 बार एस नहीं आएगा, 1 बार आएगा, ये एरर है। ठीक है, अब एक बार इसमें एरर हमने देख लिया है, तो चलो एक बार इसी वर्ड को क्यों ना चेक कर लिया जाए पहले। अब DYS है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ भी DYS ही लिख दिया, ये भी गलत है। अब ये देखते हैं, डिसइनफ्रेंचाइज्ड, ये सही है बिल्कुल। इसका मतलब होता है बेदखल करना। जैसे आप कहते हो ना, किसी भी आपके मानवाधिकार जो है, मताधिकार है, नागरिकता है, उससे आपको बेदखल करना। ओके, तो मेनी कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड स्टिल फील, बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसे हैं जो अभी भी फील करते हैं कि उनकी आवाज और पोजीशन को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। ओके, वंचित किया जा रहा है, ये पॉजिटिव। इसका मीनिंग ये है। तो डिसइनफ्रेंचाइज्ड जो था उसमें आपका एरर था बाद बाकी में, और ये जो है इसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं। तो आगे बढ़े। सेंटेंसेस ऑफ 17 थॉट, sentences of a paragraph are given in jumbled order। फिर वही आपको अरेंज करना है, jumbled sentences ही। तो they also wore felt caps to cover their ears। They wore trousers tucked into leather boots। This place was famous for its skillful archers and horsemen। In the 5th and 4th centuries, अब यहाँ तक तो बता ही रहा है कि वो प्लेस क्या है, क्यों फेमस है। भाई प्लेस है क्या, उसके बारे में तो बताओ पहले। तो चलो डी एक बार पढ़ के देखना आप। इन द 5th and 4th centuries BC, today's South Ukraine was known as Scythia। ओके, तो ये है, इसकी बात हो रही है, तो ये तो क्लियर है कि पहला यही होगा आपका डी। देखो अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो तो आपको क्लियरली 4 ऑप्शन दिए जो कि पहले से जो स्टार्ट हो रहा है डी, जहाँ जिस ऑप्शन में है वो एक ही है, फोर्थ। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। उसके बारे में अगर इसकी बात हो रही है इस प्लेस की, तो उसके बारे में बात होगी ना आगे। दिस प्लेस वॉज फेमस फॉर इट्स स्किलफुल आर्टिस्ट एंड हॉर्समैन। ओके, तो सी होगा। उसके बाद दे वोर ट्राउजर्स एंड टक्ड इनटू लेदर बूट्स। दे ऑल्सो, अब दे आपको अगर लगता होगा कि इन दोनों में ऐसा क्यों हुआ कि ये क्यों नहीं आए पहले, ये क्यों आए, तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ऑल्सो देख रहे हो आप, ऑल्सो वो, आप ऑल्सो जब मतलब यूज हो रहा है तो उससे पहले भी तो कुछ सेंटेंसेस आए होंगे। अगर आप बोल रहे हो ऑल्सो, तो बताओ ऐसा है ना। तो पहले अगर ये बोलोगे आप, दे वोर ट्राउजर्स से टक्ड इनटू लेदर बूट्स, तब आप बोल सकते हो। जैसे आप कभी बोलते हो ना कि वो जा रहा है, तो दूसरा अगर कोई सामने खड़ा तो वो क्या बोलेगा, वो भी जा रहा है। ओके, जैसे राम जा रहा है, तो सामने वाला अगर है तो अगर कोई और जा रहा है उसके साथ तो ये बोलेंगे सीता भी जा रही है ना। तो पहले तो राम के बारे में बात हुई, तब सीता के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वहां पे भी लगा रहे हो आप, इसी वजह से यहाँ पे ऑल्सो लगा रहे हो। पहले ये आएगा तब ये आएगा। क्लियर? देखो कोई ना कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा जो आपको हिंट दे जाएगा कि भाई मुझे पहले अरेंज करो। ठीक है, बस दिमाग खोल के रखने की जरूरत है आप। आगे बढ़े। The following sentence has been split into 4 segments। Identify the segment that contains a grammatical error। अब बताओ, he used to reply that the only place for which he went was the town library।
तो he used to reply तो सही है, that the only place, यहाँ पे for तो आएगा नहीं, for आएगा नहीं, यहाँ पे आपको to यूज करना चाहिए था, to या which की जगह आप where यूज करते हो तो बेटर है। तो क्लियर सी बात है कि आपका ये पार्ट जो है उसमें एरर है, तो ये आपका सेकंड जो है आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, the sporadic constructions of the invigilators distracted the examinee। अब आपको synonyms बताना है अंडरलाइन वर्ड का। स्पोरेडिक आप सुने होगा, एक वर्ड सुने होगा हिंदी में, छिटपुट, सुने हो ना, छिटपुट, तो वही है आपका। तो छिटपुट मतलब कॉन्टिन्यूअस तो होगा नहीं, अगर कोई चीज़ कॉन्टिन्यूअस है तो छिटपुट कह नहीं सकते हो। रिपीटेटिव मोड पे हो रहा है तो भी इसको छिटपुट नहीं कह सकते हो। छिटपुट मतलब कभी कभार, थोड़ा बहुत होने वाला, ठीक है। इनडायरेक्ट तो कॉन्टेक्ट से ही बाहर है। आ गया आपको ओकेजनल। ओकेजनल आप कहते हो ना कभी कभार होने वाला, अवसर पे होने वाला, तो साइनोनिम्स इसका यही है, करेक्ट आंसर आपका ही है। आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Rajan is having 3 brothers and 3 sisters. अगर आपने टेंस का लेक्चर देखा है मेरा, तो ये आप सही करके आए होगे, और कॉन्सेप्ट तुक्का मार के नहीं आए होगे, कॉन्सेप्ट के साथ बना के आए होगे। ओके, so Rajan is having 3 brothers and 3 sisters। is having क्यों यहाँ पे, ये क्यों आएगा, कॉन्टिन्यूअस में क्यों आएगा ये सेंटेंस? कि तो एक इंफॉर्मेशन है ना, मैंने आपको बताया है ना, जब भी कोई इंफॉर्मेशन हो तो आपको इंडेफिनिट में बनाना है, ओके, उस सेंटेंस को। अब यहाँ पे क्या, जैसे आपको मैंने एक सेंटेंस बताया था लेक्चर जब करा रही थी, आई एम हैविंग लंच, ये तो सही है। अगर यही आप बोल देते हो आई एम हैविंग कार, सही होगा क्या? आप कार खा रहे हो, इसका ये मीनिंग दे जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में आप उसी को रख सकते हो जो कि एक टेम्पररी एक्शन है और ऑन गोइंग एक्शन है। अब बताओ, उसके 3 भाई और 3 बहनें हैं, इसमें कौन सा ऑन गोइंग एक्शन है क्या? कोई ऑन गोइंग एक्शन नहीं है, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। तो आपको इंडेफिनिट में देना चाहिए, और इंडेफिनिट मतलब यहाँ पे पोजीशन वाले वर्ब देने चाहिए। ओके, तो इंडेफिनिट पोजीशन देखो आप तो कैसे होगा, तो राजन हैज यहाँ पे करेक्ट होगा, राजन हैज 3 brothers and 3 sisters। ओके, गॉट इट? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको करना है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया fill in the blanks with the help of the alternatives given, select the most appropriate option of each number। ये पैसेज है, इसमें ब्लैंक को आपको फिल करना है। तो मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली डेल्स विद द टेक्नोलॉजी। इंडर्ड विद बिल्कुल नहीं, ये थोड़ा आप दिमाग लगाओगे भी तो मॉडर्न डे में क्या हो रही है, स्टूडेंट टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा स्किलफुल हो रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा उसके साथ ढलना जान रहे हैं। अब देखते हो ना टेक्नोलॉजी कितना इजीली यूज कर लेते हो, है ना, कोई भी टेक्नोलॉजी। तो डिस्कनेक्टेड होगा, डियरी होगा। अब आएगा आपका सेवी। एक आए दिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये वर्ड आप अवेयर होते हो, टेक सेवी। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, सेवी विद टेक्नोलॉजी, मतलब कुशाग्र, अच्छी, skillful। Next, they do read quite a bit because of social media, while their writing skills may not be top notch। आप देखते तो हो उसको, बहुत सारी जानकारी भी लेते हो, लेकिन आपकी राइटिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, उस लेवल की नहीं हो पाती है। ओके, they do write courtesy, affinity, they do write courtesy, their affinity to various platforms on the internet। वो अपनी आत्मीयता से जो भी लिखते हैं ना वेरियस प्लेटफॉर्म पे, क्या वो वैसे लिखते हैं? नेक्स्ट, however one skill that has been
that has been thoroughly thought through holistically daily, so that has been affected is listening skills. तो थॉरोली मतलब कंप्लीटली, कहीं भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है, मतलब उनकी जो है लिसनिंग स्किल्स अफेक्ट हो चुकी है. ओके, नेक्स्ट, दे आर एक्सट्रीमली पुअर एक्टिव लिसनर्स. एक अच्छे लिसनर नहीं है. ओके, आगे. If this issue is not addressed, what we may be heading to in the future is a huge chunk of people across the globe with poor skills of listening and a huge number of passive listeners. Researchers say that listening is the prime ingredient for empathy, and the world will be in extreme poverty in terms of number of empathizers होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पैथी पहले यूज हो चुका है, इसलिए सिंपैथाइजर्स नहीं आएगा, एम्पैथाइजर्स आएगा. अब एम्पैथी सिंपैथी में फ़र्क क्या है? एम्पैथी वो होती है जो दूसरे, देखो दोनों मीनिंग कहीं ना कहीं एक ही होती है, लेकिन जो दूसरे की आप सुनते हो ना, कुछ भी इमोशंस वाले जो होते हैं चीज़ें सुनते हो, तो आप एम्पैथाइज कर पाते हो, लेकिन आप खुद जो कहते हैं ना, खुद को उसकी जगह पे रख के उनके साथ कुछ भी सहानुभूति नहीं देते हो. तो सिंपैथाइजर्स में से सिंपैथाइज जब करते हो आप, तो वो वहाँ पे आप उनके कंडीशन पे खुद को रख के उनसे आप अपनी जो है उनकी कंडीशन को समझ पाते हो, उनकी जगह खुद को रख के उनकी कंडीशन को समझ पाते हो. ठीक है, इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड होते हो, एक तरह से कह सकते हो आप सिंपैथाइज जब करते हैं. इम्पैथाइज में ऐसी बातें नहीं है. तो करेक्ट है, ये आपका सेकेंड वन जो है करेक्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे इम्पैथी यूज हो रहा है एक बार, तो यहाँ पे ये आना चाहिए. तो इतना जब आपने कर लिया, तो कैसे अप्रोच करना है ये तो आपने देख ही लिया होगा. तो अगली क्लास में फिर से एक नए सेट के साथ मिलूंगी आपसे. ओके, और ग्रामर का जो पार्ट है वो मुझे लगता है मैंने टेंस पे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तक करवा दिया था, तो उससे आगे कंटिन्यू करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय. थैंक यू ऑल.